नमस्कार दोस्तों, अनुस्वार के मंच पर आज एक नई शख्सियत से विचार विमर्श करने का फिर अवसर आ गया है और मैं डॉक्टर संजीव कुमार आपको भी मिलवाऊंगा हमारे वरिष्ठ और 100 से अधिक पुस्तकें लिखने वाले श्री सुदर्शन वशिष्ठ जी से। उनका अनुभव, साहित्य से जुड़ाव कई दशकों का है और हमारे लिए ये गर्व की बात है कि आज उन्होंने हमसे मिलने का समय हमें दिया और हम उसी के साथ आज प्रारंभ करेंगे उनके साथ पड़ताल, खोजबीन कि उनकी साहित्यिक यात्रा में क्या क्या पड़ाव आए, क्या क्या सोपान आए। तो स्वागत है दोस्तों। नमस्कार सुदर्शन वशिष्ठ साहब। नमस्कार जी। नमस्कार। मंच पर आपका स्वागत है और हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि आपने हमें तुरंत समय दिया बातचीत करने के लिए। जी बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। आपकी एक किताब हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधि व्यंग हमें बहुत अच्छी लगी थी। आपने उसमें बहुत मेहनत करी, संपादन किया, तो वो हमारे पास टेबल पर भी है। जी हाँ जी बिल्कुल। ये पहला प्रयास था, हिमाचल की व्यंग पहली बार छपे हैं इकट्ठे। जी 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 हिमाचल प्रदेश से। तो हम शुरू करते हैं आपकी साहित्यिक यात्रा की जांच पड़ताल। जी सबसे पहले तो यही जानना जरूरी हो जाता है कि आपकी साहित्यिक यात्रा प्रारंभ कैसे हुई, किसकी प्रेरणा से, किस परिवेश में साहित्यिक यात्रा प्रारंभ हुई? जी, इसमें 2-3 बातें रही बचपन में। जी। पहली तो ये कि हम जब पढ़ते थे स्कूल और स्कूल से थोड़ा सा बाद, तो हम पॉकेट बुक्स पढ़ते थे। हम 3 दोस्त थे गांव में। तो आपस में उस वक्त पॉकेट बुक्स का रिवाज था। गुलशन नंदा, वेद प्रकाश, जासूसी उपन्यास, इब्ने सफी बीए वगैरह। जी सर। तो इनको आपस में सर्कुलेट करके बांट के पढ़ते थे। तो उससे भी लगा। उसके साथ आचार्य चतुर्सेन की भी उस वक्त उपन्यास मिलते थे इसी तरह पॉकेट बुक्स पे। जी सर। तो उनसे थोड़ा लगा कि हमें भी थोड़ा लिखना पढ़ना चाहिए। उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरे जो मामा जी थे वो फौज में थे। वो जब छुट्टियों में आते थे तो धर्मयुग और इलस्ट्रेटर वीकली उस वक्त बहुत चलती थी। जी जी। उसके पत्रिकाओं के अंक लाते थे घर में और वो घर में कई दिन पड़ी रहती, क्योंकि उस वक्त कोई रद्दी वगैरह बेचने का ऐसा था नहीं। तो जब मैं धर्मियों के वो अंक देखता था, उसमें शिवानी के लघु उपन्यास, उनकी कहानी आती थी जिनमें कि हमारे पहाड़ सा माहौल होता था। तो उनको देखकर भी लगा कि इसमें हमें ऐसा कहाँ कुछ ना कुछ लिखना चाहिए। जी। तीसरी बात ये हुई कि एक जागृति नाम की पत्रिका निकलती थी पंजाब लोक संपर्क विभाग से, अभी भी निकलती है वो। तो वो भी घर में आती थी। जी सर। तो एक बार वो हमारे मामा जी के साथ एक व्यक्ति आए जो उन्होंने बताया कि जागृति में कहानियां लिखते हैं। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि ऐसे लोग कहानियां लिखते हैं, ऐसे आम आदमी की तरह होते हैं। तो उससे भी थोड़ा लिखने की प्रेरणा मिली। तो इस तरह कुछ मतलब में मिला जुला प्रभाव रहा। क्यों सर कहेंगे संकोच समाप्त हुआ? तो उससे थोड़ा संकोच समाप्त हुआ। और एक और बड़ी बात थी कि हमारे नाना जी महाभारत जो है वो गांव में सुनाते थे पढ़कर सबको, जैसे रामायण सुनाते हैं। हालांकि महाभारत रखना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी वो भारत की कथाएं सुनाते थे। तो उनको सुनते भी महाभारत पढ़ने का और उस तरह का पौराणिक आख्यानों पर, पौराणिक जो हमारी कथाएं हैं या महाभारत या दूसरे उपनिषद वगैरह हैं, उन पर लिखने का भी एक मादा आया और उन पर भी थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया। महाभारत से संबंधित किस प्रकार की रचनाएं हैं सर आपकी? एक तो सबसे पहले मैं एक महाभारत की जो पृष्ठभूमि है उस पर एक उपन्यास लिखा था, आतंक नाम से। वो उस वक्त की जो सामाजिक व्यवस्था है उस पर था। उसमें कोई राजवंशों पर नहीं था, लेकिन आम आदमियों पर था। तो लिखकर उसको काफी दिन अपने पास रखा। फिर जम्मू अकादमी से उसके लिए छापने के लिए ग्रांट मिली। फिर जब छपा तो हिमाचल अकादमी से भी उसको जब पहले सम्मान अकादमी ने दिए तो पहला सम्मान मिला।
और उस उपन्यास के 3 संस्करण छपे उस वक्त अलग अलग प्रकाशकों से। तो हालांकि वो एक पहला प्रयास था, लेकिन उसकी सफलता को देखते हुए आगे आगे बढ़ने का एक प्रेरणा मिली, और उसी प्रेरणा से फिर कहानियां और छोटे मोटे उपन्यास लिखने शुरू किए। जी। तो ये उपन्यास किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? ये 2 चीजें ज्यादा रही, क्योंकि ये हुआ था 1976 में। 1976 में पहला उपन्यास हुआ था ये। जी जी। और उस पे जम्मू अकादमी, और बाद में 1986 में पहले उपन्यास पुरस्कार जब हिमाचल अकादमी ने देने शुरू किए, उस समय उसको एक पुरस्कार उपन्यास विधा में मिला था। तो इस तरह शुरू हुआ, और उसके बाद एक छोटा सा उपन्यास और लिखा जब मैं एक प्राइवेट स्कूल में था, तो स्कूल के जीवन पे। लेकिन उन 2 उपन्यासों के बाद फिर उपन्यास कोई लिखा नहीं जा सका। हालांकि कई उसके ड्राफ्ट भी बनाए, अभी भी लिखे पड़े हैं, लेकिन जो उपन्यास में एक निरंतरता चाहिए होती है लिखने की, जी सर, वो फिर नहीं मिली। नौकरी में आने से थोड़ा उसमें व्यवधान पैदा होता रहा। जी। उसके बाद उपन्यास नहीं लिखा गया कोई भी। जी जी। तो आपके 4 काव्य संकलन हैं, 2 उपन्यास हैं, 2 व्यंग्य संग्रह हैं, संस्कृत पर आपके लेख हैं, और अन्य विषयों को मिलाकर के तकरीबन 20 पुस्तकें हैं। वाह जी। तो इन 20 पुस्तकों के बीच में एक प्रश्न ये उठता है कि पहली रचना आपकी कब छपी? 1976 वाली या नहीं, पहली तो मेरी वैसे तो एक कहानी छपी थी। ये 8 अगस्त 1969 को, जब मैं BA पार्ट 2 में था, तब यहाँ से एक वीर प्रताप नाम से अखबार निकलता था। जी सर। और बहुत तो यहाँ लोकप्रिय था, क्योंकि बाकी अखबार तो होते नहीं थे। वीर प्रताप और पंजाब केसरी 2 अखबार थे। तो उस अखबार में पहली कहानी आई थी 1969 को। लेकिन पहला कहानी संग्रह जो है वो 79 में छपा था। उससे पहले उपन्यास उससे पहले 1976 में छपा। लेकिन बाद में उपन्यास के बाद फिर कहानियों की तरफ ज्यादा झुकाव रहा, क्योंकि कहानी लिखने के लिए समय भी मिल जाता था, और ज्यादा उसमें लगातार बैठना नहीं पड़ता है। तो उपन्यास 2 के बाद फिर कोई उपन्यास ना लिख के कहानियों पर ज्यादा रहा, और कहानियां छपती भी रही उस वक्त। उससे भी सारी पत्र पत्रिकाओं से प्रेरणा मिलती रही कि कहानी लिखनी चाहिए, बाकी अभी छोड़ देना चाहिए। तो काफी समय तक कहानियां लिखता रहा। तो यूं कहें, अगर कौन कौन सी विधा में आप कहाँ दखल रहा है? एक तो उपन्यास और कहानी तो हो गया, कविता भी आपने लिखी है, क्योंकि 4 कविता भी लिखी है। हाँ, कविता का तो ऐसा कि पहले शुरू में जैसे सभी कविताएं छोटी मोटी लिखते हैं, तो मैंने भी लिखनी शुरू की जब मैं कॉलेज में था। फिर जब B.Ed कॉलेज में पढ़ता था, उसके बाद तक एक संग्रह भी आया था। हाँ। कविता का छोटा सा। जी सर। लेकिन बाद में फिर कविता लिखनी लगभग की छूट गई, क्योंकि जब कहानी की तरफ झुकाव हो गया, तो 16 साल तक कोई कविता नहीं लिखी गई। एकदम अच्छा, तलाक हो गया। तलाक हो गया। और जो हमारे उस वक्त कहानी लिखने वाले थे, जो हमारे मित्र लोग थे, वो भी कहते थे कि आप कविता मत लिखो, ये आपके बस की बात नहीं है, आप सिर्फ कहानी लिखो। तो 16 साल तक उसके बाद कविता लिखी नहीं गई। और बहुत बाद में फिर उसके बाद थोड़ी थोड़ी लिखना शुरू हुई, तो उसके बाद फिर लगातार लिखता रहा, और 4 कविता संग्रह भी आए। लेकिन उससे पहले जो मुख्य विधा थी वो कहानी रही, और काफी समय तक कहानियां इधर उधर छपती हुई रही। कहानी संकलन भी आते रहे। 1979 के बाद फिर 2 या 3 सालों बाद एक संकलन आता रहा कहानी का। जी सर। तो कविता वैसे भी, कविता में आप जानते हैं कि वो जब तक आपके भीतर नहीं आएगी, जब तक उसको लिखने का आपसे अंदर से कोई प्रेरणा नहीं जागेगी, तब तक कविता लिखी भी नहीं जाती है। सही है। कहानी तो चलो फिर भी आपके विचार हैं तो बैठ के लिख सकते हैं। पंत जी ने कहा है, सर वियोगी होगा पहला कवि, हाथ से उपजी। हाँ बिल्कुल। तो इसको ऐसा नहीं है कि आप जब चाहे तो बैठ के लिख देंगे, वैसा हो भी नहीं सकता। कहानी तो आप लिख सकते हैं, कहानी आप लिख सकते हैं, लेख निबंध वगैरह सब लिख सकते हैं। लेकिन कविता कोई बोले कि बैठ के लिखो या इस विषय पर लिखो, ठीक, तो वो बड़ी मुश्किल सी चीज होती है। और जब तक भीतर से आपके नहीं निकलेगी, तब तक कविता लिखी नहीं जाती है। तो शायद इसी कारण से बहुत सालों तक, 15-16 सालों तक कोई
कविता लिखी नहीं गई, लेकिन कहानियां ज्यादा लिखी जाती रही। ये जो आपकी और उसके बाद जी ये जो आपकी किताब है हिमालय गाथा, जी जी जो कई खंडों में आपने लिखी है, हाँ जी इसका हाँ जी। इसका प्रारूप या इसका मतलब फोकस कहाँ पर था? इसमें ऐसा था कि जब मैं नौकरी में आ गया तो सबसे पहले मेरी पोस्टिंग कुल्लू में हुई। जी तो यहाँ पर नया 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 था, एक भाषा संस्कृति विभाग बना था नया नया। जी जी तो उसमें जिला भाषा अधिकारी पहली बार हम लोग आए थे, 4-5 लोग। तो जिलों में उसके उस वक्त कार्यालय नहीं होते थे, लेकिन हम लोग आए तो जी 4 जगह कार्यालय खुले। तो मेरी पोस्टिंग कुल्लू में हुई। तो कुल्लू आप जानते हैं कि संस्कृति की दृष्टि से बहुत ही एक महत्वपूर्ण है, और बहुत ही वहाँ की देव परंपरा और देवताओं के मंदिर हैं, उनकी एक बड़ी विशिष्ट संस्कृति है कुल्लू की। हाँ, तो उस समय मैंने एक मलाना वहाँ पर है, एक मलाना है। जो कटा कटा हुआ है, जो उसको देश क्या पूरे विश्व का प्राचीन गणतंत्र माना जाता है, जी जी जो कुल्लू से बिल्कुल कटा हुआ है। अब तो काफी आगे तक वहाँ सड़क मार्ग बढ़ गया, लेकिन पहले पैदल ही जाते थे लोग बड़ी मुश्किल से। तो उस पर मैंने एक लेख लिखा जो धरयुग में छपा 1986 में। सर, एक उससे मिनट का ब्रेक लूंगा जरा, एक जी मिनट का ब्रेक जी जी तो उन जगहों में जाने का मौका मिला, और तब से ये एक संस्कृति में लिखने की प्रेरणा मिली और लिखना शुरू किया। और कुल्लू में रहकर मेरी पहली किताब घर से छपी थी, जी सर। व्यास की धरा नाम से, जिसमें कुल्लू के बारे में सारा, उनके देवताओं, जनजीवन और सारा उसमें दिया हुआ था। तो उसके बाद जब बहुत सारा सामग्री इकट्ठी हो गई, बहुत सारी यात्राएं कर ली, तो ऐसा सोचा कि क्यों ना एक यात्रा संस्मरण भी तो आपने लिखे सर? हाँ यहाँ बहुत बहुत शुरू में बहुत यात्रा श्रवण लिखे, और आपके साप्ताहिक हिंदुस्तान में, धर्म में जो जो पत्रिकाएं उस वक्त थी, उनमें बहुत सारी छपे। तो फिर जब काफी उसमें सामग्री इकट्ठा हो गई तो सोचा कि क्यों ना एक बड़े तरीके से और एक श्रृंखला में संस्कृति पर किताबें निकाली जाए। तो उसके लिए वो किताब घर प्रकाशन से बातचीत हुई। तो फिर उसमें वहाँ के जनजीवन पर, लोकगीतों पर, लोक संगीत पर, और जितने उत्सव मेले होते हैं, मेले त्योहार हैं, इतिहास पर, जो हमारे 3 जनजातीय क्षेत्र हैं, किन्नौर, लाहौल स्पीति और भरमौर का, उन सब पर वो श्रृंखला निकली है। और अभी अभी इसी साल जो लोकगीत है हिमाचल प्रदेश के, उन पर एक किताब आई है। व्यंग में जी आपने स्वयं दिखाया कुछ या सिर्फ कलेक्शन वाला बना था? व्यंग पे कोई पुस्तक है आपके? हाँ, व्यंग पे पुस्तक की बात है तब सरिता में एक जाह्नवी पत्रिका थी, उनमें जी छोटे मोटे व्यंग लिखते थे। तो उतनी ज्यादा रुचि नहीं थी व्यंग लिखने, लेकिन उस वक्त काफी फिर एक हमारा जो यहाँ से अखबारें निकलती थी, जी सर। उसमें भी लगातार व्यंग्य आए, जैसे अमर उजाला में काफी आए, फिर जागरण है या दूसरी भास्कर में लगातार व्यंग्य आते रहे थे। तो फिर बीच में व्यंग्य लिखना लगभग छूट गया, लेकिन उसमें एक संत होने से पहले एक किताब भी आई थी, अच्छा। भावना प्रकाशन से। हाँ जी। जी सर। तो उसके बाद अब फिर दोबारा शुरू हुआ है, जो आपसे भी एक पुस्तक आई है अभी, बाथरूम में हाथी। हाँ तो ये
बाद में इसलिए शुरू हुआ कि प्रेम जन्मे जी से संपर्क हुआ, ललित मंडोरा से हुआ, क्योंकि प्रेम जन्मे जी बड़े बहुत कई साल पहले यहाँ एक सम्मेलन में आए थे शिमला में। जी सर। तो फिर काफी व्यंग के जो सम्मेलन होते हैं जगह जगह, उनमें जाने का अवसर मिला। तो अच्छा। उसके बाद कुछ दोबारा से कुछ व्यंग लिखे। तो एक 2 व्यंग की पुस्तकें हैं, एक बेहतरीन व्यंग भी किताबगंज से आया था 2 या 3 साल पहले। जी सर। तो हाँ, लेकिन इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई लगातार लिखने वाला नहीं है व्यंग का। जब कभी कोई आता है ऐसी दिमाग में कोई बात दिखती है तब व्यंग तो लिखने का शिमला में कोई प्रोग्राम बनाइएगा, हम भी आते हैं। कैसा लोगों का? हाँ जरूर जरूर। अच्छा, दूसरा ये भी कि हिमाचल में व्यंगकार भी बहुत कम थे। हाँ जरूर हो सकती है, क्यों नहीं, क्योंकि हमने बहुत पहले जब मैं अकेडमी में था हमने धर्मशाला में करवाई थी। अच्छा सर। तब काफी, क्योंकि हिमाचल में व्यंगकार बहुत कम है। जो हाँ। थे कुछ पहले वो अब रहे नहीं। तो अब हमारे 2-3 लोग हैं, जैसे गुरमीत बेदी हैं, हाँ जी, गौतम जी हैं सोलर में, जी। और 5-7 लोग और हैं। तो जो मैंने व्यंग संग्रह निकाला था उसमें कोई 15 व्यंगकारी थे। आपकी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं सिंह साहब जी। हाँ जी, हाँ जी। वो भी तो अच्छा लिखेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उनको चीफ गेस्ट बना के लिखा जाए, करा जाए कोई काम। हाँ जरूर जरूर जरूर, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। उनकी पुस्तकें भी हमने प्रकाशित की हैं। अच्छा, तो हो सकता है, क्योंकि वो धर्मशाला में यूनिवर्सिटी है, वहां भी हो सकता है, शिमला, जहाँ भी हो। तो जब तय हो जाएगा तो किसी एक जगह हो सकता है। हाँ जी, ठीक है सर, बात करता हूँ। क्योंकि व्यंगकार ने सिर्फ एक ही करवाया था बहुत पहले, वो धर्मशाला में करवाया था, सिर्फ व्यंग का, जिसको आप कह सकते हैं। बाकी दूसरे कार्यक्रम तो होते रहते हैं मिले जुले जी, लेकिन व्यंग का भी हो सकता है। यहाँ 10-12 लोग हो गए हैं जो व्यंग लिख रहे हैं आजकल, बहुत है। लगातार 5-6 लोग भी हों तो काम चल जाता है। जी हाँ, वो होता है, वहाँ चल जाता है। हाँ जी, हाँ जी। आप अपने रचनाओं की विषय वस्तु कैसे चुनते हैं? विषय वस्तु तो जो हमारे आसपास जो घटित हो रहा है, जो हम देखते रहते हैं गांव में या शहर में या देश में भी, तो उन्हीं से कोई ना कोई विषय आते हैं। क्योंकि शुरू में तो सारा गांव के जीवन पे लिखा, क्योंकि वहीं ज्यादा रहे, और काफी समय तक वो गांव का जो एक पुराना होता है, एक ऑस्ट्रेलिया जैसा वो छाया रहा। तो बहुत सारी कहानियां और ये चीजें गांव पे लिखी है। लेकिन जब जैसे जैसे छोटे शहरों या कस्बों में इन्होंने शुक्रिया या नौकरी में अपने सरकारी काम में आए, तब कुछ सरकारी उस पे प्रणाली पे, दफ्तर पे भी कुछ कहानियां लिखी, कुछ जैसे शहरों पे भी लिखी। तो जो आप ऐसा जो कोई खास विषय नहीं है जिस पे लिख रहे हैं, जो अपने सामने या आसपास घटित होता रहता है, उनसे कुछ ना कुछ तथ्य मिलता रहता है, तो उन्हीं पर कहानियां या उपन्यास या दूसरी चीजें लिखी जाती हैं। जी, एक व्यक्तिगत सवाल पूछता हूँ आपसे। जी जी जरूर। अभी तो खैर थोड़ा हो सकता है कार्यक्रम डिफरेंट चल रहा हो, लेकिन वो आपकी हॉबी क्या है? हॉबी तो ऐसा कि मेरी बहुत पहले से फोटोग्राफी हॉबी रही एक तो। वाह। तो कैसा था कि जब हम दिखते थे शुरू में साप्ताहिक हिंदुस्तान में, धर्म में, उसमें वो फोटो के साथ सचित्र लेख आते थे, उसमें आंखों देखा हाल जिसको आप बोलते हैं, वो चीजें आती थी। तो तब हमारे पास कैमरा वगैरह कहीं में नहीं होता था, तो उसी शौक से एक बड़ा बॉक्स सा कैमरा, ब्लैक एंड व्हाइट होते थे, वो खरीदा, तो काफी फोटो लिए। और फिर जब जैसे जैसे रंगीन दूसरे कैमरे आते गए, तो वो भी तरह तरह के, कुल्लू में हमारे कुछ बाहर के लोग बड़े आते थे, यूरोपियन लोग कैमरे अपने भेज जाते थे। तो फोटोग्राफी के काफी शौक रहा, और मेरे पास बहुत ज्यादा फोटोग्राफ है हिमाचल प्रदेश के, अलग अलग उत्सवों के, अलग अलग जगहों के। यानी पहले तो होता ना, वो प्रिंट बना के रखने पड़ते थे, तो 2-3 अटैची वो उनके प्रिंट्स के भी भरे पड़े। अब तो खैर आसान हो गया, वो आप उसमें रख सकते हैं अपने छोटे से पेन ड्राइव में, लेकिन उस वक्त प्रिंट बना के रखने पड़ते। सर एक काम कीजिए, उनमें से अच्छी फोटो निकालिए
और उनका थीमेटिक जी कोलाज बनाइए, ठीक है ना। हाँ, हो सकता है, उस पे बढ़िया हो सी सकता है टेबल, बिल्कुल। कॉफी टेबल हाँ जी, हाँ जी, बना। क्योंकि काफी कोई ऐसे जो पुराने यहाँ देवताओं के उत्सव होते थे बड़े रेयर, उनके फोटोग्राफ्स भी मेरे पास है, हाँ, क्योंकि तो उस इसमें वक्त फोटोग्राफ के साथ ही वो लेख पसंद करते थे जो छोटा पत्रिकाएं छोटा, हैं। छोटा छोटा बस तो हाँ जी जी, कुछ तो कीजिए, इसके मुख्य ऊपर कार्य कीजिए, फोटोग्राफी की नया वही। होगा, कुछ नया होगा सर। हाँ हो, हाँ जी हाँ जी, नहीं हो सकता है, हो सकता है बिल्कुल। हाँ, पुरानी फोटो में तो ब्लैक एंड व्हाइट ही होती थी, भी नया नया वो चला रंगीन, तो यहाँ डेवलप नहीं होती थी। एक दो स्टूडियो वाले डेवलप, वो मैनुअल काम करते थे उस वक्त, नहीं, उनको तो महंगा भी बड़ा था। उनको क्या करेंगे कि अपन स्कैन कर लेंगे जो हाँ जी हाँ जी, चुनेंगे। अब तो खैर बड़ा आसान हो गया, नहीं अब तो क्या अब तो है, बहुत आसान हो गया। मोबाइल से ही कहीं कुछ हो जाता है। हाँ जी हाँ जी, हो पात्रों सकता के है कुछ। चयन में आप कैसे करते हैं? वास्तविक पात्र या काल्पनिक पात्र का क्या घालमेल रहता है? हाँ, इसमें ऐसा है कि जब आप लिखते हैं तो कोई ना कोई पात्र तो सामने रखना पड़ता है। जी यानी जो भी हमने पात्र कोई चुना है वहां पर, तो उस पे लिखने पे कोई ना कोई एक साकार, कोई जीता जाता व्यक्ति तो सामने रहता ही है। बेशक उसमें आप जो चाहते हैं उसको उस तरह मोल्ड कर सकते हैं, या जैसा आप बनाना चाहते हैं वैसा बन सकता है, लेकिन जो मूलभूत किसी पात्र की कोई आदतें होती हैं, उसका जो रंग रूप है, उसका चलना फिरना है, बात करने का ढंग है, उसके लिए किसी न किसी जीवित व्यक्ति को सामने रखना पड़ता है। और बहुत बार तो कई पात्र मेरे ऐसे हैं जो आसपास के हैं, हालांकि उनको मालूम नहीं है कि उन पे लिखा गया है, लेकिन हाँ, ऐसे बताने की क्या जरूरत है, तो नाम बदल के लिखते हैं। जी, तो कहानियों के, क्योंकि आप अब कल्पना में, कोरी कल्पना का कोई भी पात्र तैयार नहीं कर सकते, कोई जो बिल्कुल जमीन पर रहने वाला या जैसे वो अपने क्रियाकलाप करता है वो सारा, उसको देख के तो तभी कोई पात्र घड़ा। इसमें ऐसा भी होता है कई बार आप चाहते हैं कुछ और कोई नया पात्र ही आपके सामने तैयार हो जाता है। ऐसा भी कई बार होता है कि उससे कोई अलग भी बच जाता है, लेकिन एक बेसिक जो करेक्टर आदमी के लाने हैं वो तो हमें कोई ना कोई, जैसे आपने उसमें कोई जगह वातावरण तैयार करना, वही कोई वातावरण कोई सामने है उसी को देख के हो सकता है। जी कोई गांव है, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई अस्पताल है, तो सामने तो रखना पड़ेगा आपको कि जो का जो वर्णन है वो सही। और कुल कल्पना में लिखेंगे तो फिर एक यथार्थवादी या जो सही चित्र है या पात्र है वो सामने नहीं आता। जी तो इस तरह बहुत सारे पात्र, कई बार दो तीन पात्रों का भी एक बन जाता है, और कई बार एक पात्र है कोई तो उसी का आगे चलता है। तो सामने किसी न किसी को, किसी स्थान को या किसी वस्तु को, किसी पात्र को सामने तो रखना ही पड़ता है, तभी उसमें वो एक लाइफ आती है। हिमाचल प्रदेश की प्रतिनिधि व्यंग में जो आपने लेखक लिए थे उनका आधार क्या था? उनका आधार, एक तो मैंने बताया था कि यहाँ बहुत कम लोग हैं, दो तीन लोग यहाँ पुराने लोग, जैसे गुलेरी जी को लिया उसने, हमने उस वक्त गुलेरी जी ने काफी व्यंग लिखे हैं। एक यहाँ रतन सिंह हिमेश होते थे पुराने, एक ओपी सारस्वत है, ये तो थोड़े पुराने लोग थे जो कभी भी लिखते थे, जो अच्छे व्यंग ने अपने समय में लिखे। हाँ, करीबन 15 लोग हैं। हाँ जी, 15 है। बाकी उसमें जो लगातार लिख रहे थे, दो तीन लोग जो हैं जो लगातार लिख रहे हैं, जैसे अशोक गौतम है, और ये अपने गुरमीत बेदी हैं, और कुछ बिल्कुल नए नए लिख रहे हैं। कुछ 10 लोग हैं जो जिन्होंने नया लिखना शुरू किया है, तो वो जिनके कई जगह थोड़े बहुत छपे भी हैं, तो उनको भी उसमें लिया है। आज के समय में व्यंग बहुत लिखा जा रहा है जी, आपकी टिप्पणी क्या होगी इस बारे में, या क्या ऑब्जर्वेशन आपका होगा इस बारे में? हाँ, इस पे जैसे मैंने कई जगह लिखा भी है कि अब तो खैर बुक फेयर काफी इस वजह से हुआ रही है, लेकिन जब हम पुस्तक मेले में जाते थे तो भाई व्यंगकार ही व्यंग क्या नजर आते हैं, उन्हीं के सेमिनार हो रहे हैं, उनकी किताबें आ रही हैं। और पहले जाते थे, अब तो कहानीकार बहुत नजर आते थे,
बहुत से कहानीकारों से मिलना होता था, और फिर कवि भी बहुत होते थे। अब तो सब जगह इतना थोड़ा आंदोलन सा चल पड़ा है, खासकर व्यंग्य यात्रा जैसी पत्रिकाएं जो आ रही हैं सामने, कि बहुत से व्यंग्यकार सामने आ रहे हैं, और ऐसा लगता है कि लोग व्यंग्य। अच्छा, इसमें ये भी है कि हर पत्रिका में, हर अखबार में व्यंग्य तो रहता है, तो इससे भी थोड़ा व्यंग्य को ज्यादा एक महत्ता मिली है, क्योंकि व्यंग्य के बिना आप कोई पत्रिका देखेंगे कि व्यंग्य के बिना नहीं होगा, अखबार व्यंग्य के बिना नहीं होगी। लेकिन आजकल बहुत ज्यादा और विधाओं से मैं समझता हूँ कि व्यंग्य बहुत आगे चल रहा है। आपका क्या रिमार्क होगा, या क्या मतलब आप रिएक्ट करेंगे अगर आपसे कहा जाए कि लिखा तो बहुत कुछ जा रहा है लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा उतना? लोग लिख लिख करके और किताब छपवा करके आथर कॉपी लेकर और अलमारी में रख के संतुष्ट हो जाते हैं। उन्हें ये नहीं लगता कि जो लिखा है उसको इधर उधर भी सोचना चाहिए, पाठकों के साथ जुड़ना चाहिए। ऐसा क्यों है कि लेखक पाठकों के साथ जुड़ने की बात नहीं सोचते, बजाय उसके सिर्फ छपाई की और छुट्टी पाई? नहीं, अब थोड़ा ऐसा, एक तो समय बदला, तकनीक बदली है, छपने छपाने का जो सिस्टम है वो बड़ा बदलाव आया उसमें, और बहुत आसानी से अब चीजें हो जा रही हैं। जबकि पहले समय में छपने का बहुत दिक्कत आती थी। आपको पता है लेटर प्रेस से किस तरह किताबें छपती थी। मैंने देखा प्रूफ देखते रहो, फिर आएंगे प्रूफ, फिर दोबारा देखेंगे। अच्छा, पहले ये भी था कि चाहे वो कहानीकार है, व्यंग्य जो भी है, सबसे पहले वो पत्रिकाओं में अपनी रचनाएं छुपाता था। यानी जब एक लेखक की कोई 10-12 कहानियां अलग अलग पत्रिका में आ जाएं तो लगता था कि कोई ना कोई उसका संग्रह आएगा। हाँ, मैंने ऐसे कहानीकार भी देखे या व्यंग्यकार भी देखे जो कई पत्रिका में ना छप के सीधा किताब ही छाप रहे हैं जी। तो उससे क्या वो पता नहीं लगता, क्योंकि जब धीरे धीरे आपकी रचनाएं आ रही हैं तो एक पहचान सी बनती है कि ये आदमी फलानी पत्रिका में है, उसमें भी आया है और कुछ ना कुछ लिख रहा है और इस विधा में आगे बढ़ रहा है जी। लेकिन अब मैंने बहुत सारे ऐसे भी देखे जो सीधे किताब ही छुपा रहे हैं, क्योंकि किताब का जो एक सिस्टम छपने का भी आसान हो गया लोगों के लिए। तो इससे भी अब लोगों को पता नहीं लग रहा। इतने, मैं समझता हूँ इतने लेखक हो गए अब कि हम लोगों को तो पता नहीं लगता कि पहले तो हमें पता होता था ये वरिष्ठ लेख है हमारे 10-15-20 जितने भी है, 10-15-20 ही आजकल लिख रहे हैं, कुछ बिल्कुल नए आ रहे हैं। लेकिन अब तो इतने सारे लेखक हैं, अच्छा, सब अपने को वरिष्ठ और ये और कई कुछ उस पर साथ लगा के अपने आप ही फेसबुक पे लिखते हैं। सारे लोग तो इससे भी जा रहे हैं जी, उससे भी जो पढ़ने का है वो अब कम हो गया, और लोग जानते भी नहीं है कि कितनी किताबें आ रही हैं, लेकिन मालूम नहीं है ये आदमी कब से लिख रहा है या इसकी क्या बैकग्राउंड है। तो ये जो तकनीक आज बढ़िया, फेसबुक है, इसमें अपनी मर्जी से रोज आप जो चाहे आप डाल सकते हैं। हाँ, फेसबुक एक अच्छा माध्यम बन गया जी जी। तो इसलिए पढ़ने का जो है वो इसलिए भी थोड़ा कम हो रहा है कि अब वो पहले वाला रहा। पहले लोग इंतजार भी करते थे, जैसे कई कहानीकार हमारे अच्छे कहानीकार थे, उनका एक संग्रह आया तो लोग दूसरे का इंतजार करते थे, एक उपन्यास आया तो अगले उपन्यास का इंतजार करते थे। तो अब वो थोड़ी बात कम हुई है, इसलिए पढ़ने का। अच्छा, आगे के बच्चे जो है उनमें तो बिल्कुल भी, आगे की पीढ़ी में उनमें पढ़ने का बिल्कुल भी कोई वो नहीं है, मादा है ना उनमें कोई संस्कार है वैसे कि हमने कुछ ना कुछ पढ़ना है। तो ये काफी समय बदला है, उससे मैं समझता हूँ कि पढ़ने का जो है वो बहुत कम लोगों में धीरे धीरे आदत घटती जा रही है। आप क्या सोचते हैं कि ये जो डिजिटल मीडिया आगे बढ़ गया है या बहुत सी चीजें डिजिटली आ रही हैं, तो इसमें साहित्य का भविष्य क्या दिखता है आपको सर? अब इसके ऐसा कि फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। जैसे मोबाइल आ गया तो इसके तो फायदे भी बहुत हैं आपको, लेकिन उसके नुकसान भी बहुत हैं अगर उसको ढंग से इस्तेमाल ना किया जाए। क्योंकि जैसे पहला तो जैसे हम पहले रचनाएं भेजते थे, हाथ से लिखनी, फिर हाथ से पोस्ट करनी, टाइप करवाया तो वो पहली प्रति मांगते थे, और जो पत्रिका को कहते हैं पहली प्रति दीजिए, दूसरी को विचार नहीं करते। अब इतना आसान होगा कि तभी आपने लिखा और तभी वो तुरंत वहां भेज दिया, तुरंत मिल गया। मैंने सुना है अब तो बड़ा आसान हो गया है कि आप अपना पूरा जो है ना पत्रिका ही अपने ऊपर छपवा लीजिए समग्र के नाम पर। जैसे हर व्यवसाय में, हर फील्ड में लोग जल्दबाजी में, वैसे साहित्य में भी जल्दबाजी में है। जल्दबाजी में लोग लिख रहे हैं, जल्दबाजी में छपना चाहते हैं,
जल्दबाजी में अपनी पुरस्कार भी जल्दबाजी में मिल रहे हैं। हाँ, पुरस्कार मिल रहे हैं और किताबें छप रही हैं। अभी मुझे याद आता है सर, बाय द वे शेयर कर लो कि किसी हिंदी प्रदेशी हिंदी साहित्य संस्थान ने जी एक ऐसे व्यक्ति को वो पुरस्कार दे दिया ऐसी विधा के लिए जिस विधा पर उसने एक शब्द नहीं लिखा। हाँ, ये अब ऐसा ना, पुरस्कार देने वाले तो बहुत हो गए हैं। पहले तो कुछ एक संस्थान थे, सरकारी थे, अकादमियां थी। अब तो कितनी संस्थाएं बन गई हैं जो पुरस्कार दे रही हैं। और पुरस्कार का तो खैर अब धंधा ही बड़ा अजीब सा हो गया है। तो इससे भी बहुत ज्यादा साहित्य को फायदा तो नहीं, नुकसान ही हो रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक किताब छप गई, 2 छप गई, पुरस्कार भी मिल गया, फिर वो उनका पता नहीं रहता, कहीं भी लिखना ही छोड़ देते हैं वो। तो ऐसा भी बहुत हो रहा है। वरना पहले लोग निरंतर लिखते जाते थे। पुरस्कार तो बड़ी देर बाद खैर मिलता था। किताब छपना भी बड़ी कठिनाई में और बहुत समय के बाद छपती थी। लेकिन अब इन सारी चीजों के आसान होने से भी जो नए लेखक हैं वो जल्दी से आ तो रहे हैं सामने, लेकिन उतनी ही जल्दी वो मिट भी जा रहे हैं। अभी प्रवासी साहित्य भी काफी तेजी के साथ जो है ना अपना वॉल्यूम बढ़ा रहा है। जी 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 जी। क्या सोचते हैं कि साहित्य को कैसे जोड़ना चाहिए, इंटरनली एक्सटर्नली? हाँ, अब इसमें ऐसा ना, पहले तो बहुत कम था ये भी। कोई एक आध लेखक कहीं बाहर जाके बस जाता था, वो अलग बात थी। लेकिन अब लिख भी बहुत रहे हैं। लिख भी बहुत है। महिला लेखक भी बहुत हैं, लेखक भी बहुत हैं। ठीक बात है। और सबसे बड़ी बात है कि वो यहाँ से जुड़े भी हैं। ठीक है। अब दूरियां जो है वो मिट गई हैं ना, तो ऐसा नहीं लगता जैसे हमारे लिए कोई बम्बई में रह रहा है वैसे ही कहीं वो अमेरिका या इंग्लैंड में रह रहा है। तो वो जो एक भूमंडलीकरण से दूरियां घटी हैं, आपस में संवाद की एक सुविधा आ गई है, आपस में संपर्क की सुविधा आ रही है, उन सारी चीजों से लगता है कि वो बहुत पास है। तो इसलिए वो बड़ा तो है, लेकिन उसी लिए दखल इसका ज्यादा हो गया है। क्योंकि हमें मालूम, पहले तो मालूम नहीं होता कि कौन इतनी दूर कौन लिख रहा नहीं लिख रहा, लेकिन अब सब पता है फलां आदमी फलानी जगह है, वो उसकी किताब छप गई, पत्रिकाएं निकल रही हैं, किताबें आ रही हैं। तो उससे ये काफी एक दूरी मिटी है जो पहले ज्यादा होती थी। तो एक्चुअली कहते हैं कि तकनीक ने दुनिया को निकट कर दिया है, आपके आसपास आ गई, दूरियां मिट गई हैं, लेकिन दिलों की दूरियां बढ़ गई हैं। हाँ जी। अब तो एक घर में लोग हैं तो तीनों अपने अपने फोन के ऊपर लगे हुए हैं। बस यही तो नुकसान है। जो इस तकनीक के जो फायदे भी हैं लेकिन नुकसान भी उतने ही हैं। क्योंकि नजदीक तो ला दिया है, लेकिन जो आपस का जो संपर्क हुआ था, जैसे पीछे कोरोना में एक दूसरे से दूर हुए, वो कोरोना के बिना भी दूर हो गए। क्योंकि बेशक आप इसी वक्त आप किससे बात कर सकते हैं, कहीं बैठा है, लेकिन जो आपस की दिलों की दूरियां है, मिलना जुलना है, वो चीजें काफी कम हो रही हैं। जी। पाठकों को भी आपकी तरफ से, आपके अनुभव के आधार पर क्या संदेश दिया जाना चाहिए? पाठकों का में भी ऐसा कि अभी भी इतना तो है कि लोग जो पढ़ने वाले हैं वो किताब पढ़ना ही पसंद करते हैं जी। क्योंकि जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए तो मोबाइल पे पढ़ना वैसे ही मुश्किल होता है। आंखें इतना साथ नहीं देती। बहुत मुश्किल है। जो जिनकी आंखें भी ठीक है उनके लिए भी मुश्किल है। तो जो बात एक किताब पढ़ने में है वो आपकी नेट पे या मोबाइल पे उस पे पढ़ने में वो मजा भी नहीं आता। एक और परेशानी होती है सर, इफ यू परमिट मी टू से, एक दूसरी परेशानी होती है कि किताब को पढ़ते समय जो खुशबू आती है, हाँ जी 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 बिल्कुल, अलग ही मजा होता है। हाँ, जो एक जो उसमें जो टाइटल लगा है, उसमें जो उसको बाइंड किया है, कागज की खुशबू है वो एक अपनी है। वो अलग चीज है। कैसे आपने जी जी पकड़ के उसको पढ़ना है कहीं भी, तो उसका तो एक अलग ही मजा होता है। वो मजा जो आपको बुक में नहीं आता, वो उसमें नहीं आएगा। और मोबाइल में या कंप्यूटर में, नेट में बहुत सी कठिनाइयां हैं जो खासकर पढ़ने के लिए बड़ी दिक्कत है। और पढ़ने का जो असली आनंद है वो तो किताब में ही आता है, और किताब आगे भी ऐसा रहेगा क्योंकि ये उसका विकल्प
हो नहीं सकता। तभी अब आज तक किताबें छप रही हैं और लोग चलो कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, ले रहे हैं, वरना तो सारा ही एक आपके एक पेन ड्राइव में सारा वो जितना हमारा साहित्य है वो सारा आ जाएगा उसमें। सारा आ जाएगा। जी जी जी। तो इसी के साथ तो किताब की महत्ता तो रहेगी। जी। किताब की महत्ता खत्म नहीं हो गया। हम किताब लेके पढ़ते हैं तो हम किताब लेके पढ़ते जी जी। हैं। मेरी बिटिया किंडल दे गई लेकिन मैंने किंडल चालू नहीं किया। हाँ बिल्कुल। तो नहीं नहीं, इसी के उसका साथ नहीं हो सभा पाता है। का सर जी, इसी के साथ सभा का विसर्जन करते हैं, समापन करते हैं। बहुत बहुत जी जी धन्यवाद। आपके जी साथ जी जी। खुलकर बातचीत हुई और आपके 45 साल के अनुभवों के आधार पर आपसे जो है ना नई नई बातें पता चली। हमारा अनुरोध है कि इसी तरह आपका जुड़ाव बना रहे हमारे साथ, आपका आशीर्वाद मिलता रहे।